प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। छठे लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के पहले से तीसरे प्रश्न तक सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग चौथे प्रश्न से इसमें हल करेंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, HCF 306,657 यानी कि 306 और 657 का महत्तम समापवर्त 9 दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त 306 और 657 का। यानी कि आपको दिया हुआ है 306 और 657 का महत्तम समापवर्त 9, तो आपको ज्ञात करना है कि 306 और 657 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दी गई संख्याएं हैं 306 और 657 और हमको क्या दिया हुआ है, HCF 306 657 बराबर 9। आप याद कीजिए, हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था कि HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM बराबर कितना होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पे HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें से दोनों संख्याएं हमको दी हुई हैं, एक 306 है और एक 657 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 306 गुणे 657 और इन दोनों में से क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है, तो यहाँ से HCF कितना है, HCF है आपका 9, HCF 9 है, गुणे LCM, तो LCM यानी कि 306,657 यानी कि हमको ज्ञात करना है LCM किसका, 306 और 657 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे ये 9 गुणा है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। यानी कि LCM 306,657 बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। अब ये कट जाएगा, 9 3 27, 3 फिर 6, 9 चौको 36, तो ये बराबर आ जाएगा 34 गुणे 657 और इसको आप इजीली में गुणा कर सकते हैं। तो इसका गुणनफल हो जाएगा 22,338, 22,338। यहाँ पे LCM 306,657, ये आपका आंसर हो गया और ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए
संख्या 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सवाल ये है कि ये एक 6 पर घात n है, जहाँ n क्या चीज़ है? n आपका प्राकृत संख्या है। तो क्या यहाँ पे n के स्थान पर, यानी कि कोई प्राकृत संख्या यहाँ पे अगर लिखी जाए तो यह संख्या 0 पर समाप्त होगी? ठीक है ना। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या हुआ कि उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आएगा। फिर से ध्यान दीजिए, सवाल यह है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए ये संख्या 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि इस n के स्थान पर अगर हम कोई प्राकृत संख्या रख दें, तो जैसे मान लीजिए कि अगर n बराबर हम 2 ही रखते हैं तो ये 6 पर घात 2 होगा, तो ये 6 के 36 हुआ। फिर 3 रखें, 4 रखें, कोई भी प्राकृत संख्या रखें, तो हमको जो इस तरह की संख्या मिलेगी, इस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आएगा, यानी कि संख्या 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या ऐसी संभावना है? तो इस चीज को आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए कि हम ये जानते हैं कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो सकती है या 5 से भी विभाजित हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होगी, और 5 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ कि उस संख्या का एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। यानी कि ये 6 पर घात n, अगर इस n के स्थान पर कोई प्राकृत संख्या रखते हैं और इकाई के स्थान पर 0 आता है, यानी कि यह संख्या 0 पर समाप्त होती है, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो उस गुणनखंड में एक गुणनखंड क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब इस संख्या को आप देखें, ये दिया हुआ है 6 पर घात n, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पर घात कितना होगा? n। 2 गुणे 3 पर घात n, या घातांक का नियम जब हम लगाएंगे तो 2 पर घात n इंटू 3 पर घात n। ठीक है। अब यहाँ 6 पर घात n के जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं वो 2 है और 3 है। ठीक है। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि यह जो गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ कि इस 6 के घात n का जो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, इसके अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकता। और ऊपर हम लोगों ने ये कंसीडर किया था कि अगर इसका इकाई का स्थान, यानी कि ये 0 पर अगर समाप्त होती है तो फिर उसका एक गुणनखंड 5 होगा, और जबकि इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो 5 कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 पर घात n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है। अब इस सवाल को हम लिखेंगे कैसे? अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो उसको लिखने का तरीका ये है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होगी। अब 5 से विभाज्य होगी, इसका मतलब क्या हुआ
कि उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, यानी इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब इस संख्या का हमने गुणनखंड यहाँ पे किया, 6 पर घातीयन, 6 को 2 गुणे 3 पूरे का घातीयन। अब घातांक का नियम लगाएंगे तो 2 पर घातीयन गुणे 3 पर घातीयन। अब यहाँ पे 6 पर घातीयन के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल 2 और 3 आता है, 2 और 3 है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है वो अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 के अतिरिक्त तो कोई आ ही नहीं सकता, जबकि इसका अद्वितीय गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए 6 पर घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। तो संख्या जब 5 नहीं आएगी तो यह जो 6 पर घात n है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, छठा सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब भाज्य संख्या आप लोगों को याद होगा, मैंने परिभाषा भी लिखवाया था और बताया भी था कि भाज्य संख्या जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो जाए, अगर हम ये दिखा दें तो हम ये कह देंगे कि ये दी हुई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो हमें पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या बराबर है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। अच्छा, अब इसमें पद कितने हैं, ये देखिए 1 और 2। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 13 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो इसमें कॉमन आपको मिलेगा 13। तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 11 धन 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस संख्या को अगर हम 13 से विभाजित करें तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो विभाजित होने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरी संख्या का एक गुणनखंड क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, 13 एक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या 13 से भाज्य है। अतः दी गई संख्या 13 से भाज्य है। अब दूसरी संख्या क्या दी हुई है हमको, दूसरी संख्या दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब यहाँ भी 2 पद हैं, एक यहाँ से यहाँ तक एक पद है और फिर ये दूसरा पद है। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या होगा, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, इसको हम 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो 5 जब हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये 5 क्या है, दी हुई संख्या का एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि दी गई संख्या 5 से भाज्य है। तो लिखेंगे यहाँ कि
क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, 5 एक गुणनखंड है, 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस प्रश्नावली के। 7वां क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न से बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों संख्याओं का यानी कि 18 का और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे और जितना आएगा उतने मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो ये 18 का हम गुणनखंड करें, दोनों 18 और 3 तरीके 9, फिर इसके बाद से है 12, तो 12 का हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे 18 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 का मतलब 3 का घात 2, और 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि 2 का घात 2 गुणे 3। ठीक है, इसलिए एलसीएम 18 और 12, 18 और 12 का लघुत्तम समापवर्त, ये अभाज्य गुणनखंडों की सबसे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, आपको याद होगा घातों का गुणनफल। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 में 2 की जो सबसे बड़ी घात है वो कितना है, 2 पर घात 2, और फिर 3 की बड़ी घात 3 पर घात 2 है, ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये 3 तरीके 9, 9 चौको 36 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया और रवि दोबारा 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अतः
आता है सोनिया और रवि, सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद, एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये समाप्त हो गया। अब इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और आप को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।